आज अपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी। थर्मल एक्सपेंशन में अपने तीन टाइप के एक्सपेंशन देखे थे, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे अपने को रेक्टेंगुलर शीट के लिए वी हैव टू प्रूव कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा इज ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंशन। बराबर। अब ये रेक्टेंगुलर शीट देख लेते हैं। सपोज इसका पहले एरिया था A1। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये शीट का लेंथ है और ये शीट का ब्रेथ है। अपने ने इसको हीट एनर्जी दी और ये एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होके अब उसका एरिया क्या हो गया? ये रेड पार्ट जितना एरिया उसका फाइनल एरिया हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितना आया? दिस मच, डेल्टा एल। और चेंज इन ब्रेथ आएगा डेल्टा बी। राइट। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ कितना आएगा? एल अल्फा डेल्टा टी जितना। एंड चेंज इन ब्रेथ कितना आएगा? बी अल्फा डेल्टा टी जितना। राइट। एंड चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कौन सा पार्ट हो जाना है? ये वाला। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स change in area of the rectangular sheet। अब ये पार्ट को अपने तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो चेंज इन एरिया हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। राइट। अब यहाँ पे फ्रॉम द फिगर डेल्टा A1 क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला पार्ट है उसका एरिया। ये रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है? L, लेंथ L है और ब्रेथ डेल्टा B है। तो चेंज इन एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट L इंटू डेल्टा बी प्लस A2, ये जो सेकेंड रेक्टेंगल है, डेल्टा L एंड दिस पार्ट इज डेल्टा B। तो ये हो जाएगा डेल्टा L इंटू डेल्टा B प्लस डेल्टा A3। तो ये हो जाएगा डेल्टा L इंटू B, डेल्टा L इंटू B। ठीक है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा L और डेल्टा B की वैल्यूज डाल देंगे। L डेल्टा B हो जाएगा B अल्फा डेल्टा T प्लस डेल्टा L इज L अल्फा डेल्टा T। डेल्टा B कितना है? B अल्फा डेल्टा T प्लस डेल्टा L इज L अल्फा डेल्टा T इंटू B। लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया, A अल्फा डेल्टा T प्लस ये सेकेंड टर्म में रीअरेंज कर रही हूँ थोड़ा इक्वेशन को। यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया, A अल्फा डेल्टा T प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया अल्फा स्क्वेयर डेल्टा T स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ A अल्फा डेल्टा T प्लस A अल्फा स्क्वेयर डेल्टा T स्क्वेयर। कॉमन ले लेंगे, A अल्फा डेल्टा T कॉमन निकल जाएगा। अंदर बचेगा 2 प्लस अल्फा डेल्टा T। राइट। अब यहाँ पे दिस इज डेल्टा A। डेल्टा A अपॉन A डेल्टा T इक्वल्स टू अल्फा ट्वाइस प्लस अल्फा डेल्टा T। बराबर।
अब यहाँ पे दिस पार्ट विल बी वेरी स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और ये डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी हो जाएगा बीटा। तो ये आया बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा, दिस इज नेक्स्ट टू जीरो। ये अपना प्रूव हो गया दैट एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलो बच्चे, एग्जाम्पल 10.2, अ ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील। यहाँ पे देखो, ये आयरन व्हील है, ये आयरन व्हील अपने को वुडन रिम पे चढ़ाना है, ठीक है, ऑफ अ हॉर्स कार्ट। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग, ये वुडन जो रिंग है उसका रिम का डायमीटर और आयरन रिंग का डायमीटर दिया है। इसका डायमीटर 5.243 मीटर है और द डायमीटर ऑफ द रिंग इज 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? And the coefficient of linear expansion दिया हुआ है आयरन का। अब यहाँ देखो, ये जो आयरन की रिंग है ये वुडन रिम पे चढ़ानी है, अपने को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो रिम का डायमीटर शुड बी सेम एज द डायमीटर, रिंग का डायमीटर शुड बी सेम एज द डायमीटर ऑफ वुडन रिम। तो अपने को इनिशियल डायमीटर ऑफ द रिंग दिया है D1 विच इज 5.231 मीटर। अब इसका डायमीटर रिम जितना होगा तभी वो रिम पे चढ़ पाएगा। D2 कितना करना चाहिए अपने को, इसका डायमीटर 5.243 मीटर, ठीक है। इसको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा एक्सपैंड करने के लिए, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स, ठीक है। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अपना फॉर्मूला क्या था, डेल्टा डी इक्वल्स टू डी अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा डी इज D2 minus D1. D2 is final diameter, D1 is initial diameter. D1 alpha final temperature minus initial temperature, delta T, right? So D2 equals to D1 plus D1 alpha T2 minus T1. D1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T2 अपने को कैलकुलेट करना है, T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। D2 D2 अपने को फाइनल जो डायमीटर है वो कितना चाहिए, रिम के डायमीटर जितना, दैट इज 5.243। D1 5.231, 1 प्लस अल्फा इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। T2 कैलकुलेट करना है, माइनस T1 इज 27 डिग्री, 5.243, ये 5.231 है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, 5.231 equals to 1 plus 1.2 into 10⁻⁵ T2 minus 27। ये 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा माइनस में, 243 231 minus 1 1.2 10⁻⁵ T2 minus 27। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम निकाल के। अब एलसीएम में देखो ये पॉइंट जो है ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5243 माइनस 5231 अपॉन 5231
1.2 -5 T2 -27, ये आएगा 12 अपॉन 5231। ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 10⁻⁻5। अब ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगेन 12 एंड 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा T2 -27। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल्स टू 10⁻⁻5 ऊपर आया, 10⁻6 अपॉन 5231 और 27 जो राइट हैंड साइड माइनस में है वो यहाँ आएगा, हो जाएगा प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा 218 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन रिंग को इतने टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसका फाइनल डायमीटर वुडन रिम जितना हो जाएगा और उस पे इजीली अपने चढ़ा पाएंगे, वुडन रिम पे रिंग को चढ़ाएंगे। इट्स डन। एग्जाम्पल 10.3 देखेंगे। अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मास 0.047 kg, ये एल्यूमिनियम स्फीयर है जिसका मास 0.047 kg है। फॉर अ सफिशिएंट टाइम it is placed for a sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degree Celsius। इसको boiling water में रखा थोड़ी देर के लिए और इसका टेम्परेचर अब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। It is then immediately transferred to 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। ये कॉपर कैलोरीमीटर है जिसका मास 0.14 kg है, containing 0.25 kg of water, containing 0.25 kg of water at 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इसमें अपने ने एल्यूमिनियम स्फीयर डाला। जैसे ही इसमें एल्यूमिनियम स्फीयर डालेंगे द हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एल्यूमिनियम स्फीयर का टेम्परेचर कम होगा और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज होगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन्स स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री सेल्सियस। एंड फाइनली ये जो सिस्टम है वो सेटल हुआ एट टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इवन गिवन। अपने को एल्यूमिनियम स्फीयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जो गिवन डिटेल्स है उसको एक बार रीअरेंज करके लिख देते हैं अपने। एक एल्यूमिनियम स्फीयर है, वाटर है और कैलोरीमीटर है। एल्यूमिनियम का मास 0.047 kg, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। वाटर का मास 0.25 kg, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.186 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, राइट। फिर कैलोरीमीटर का मास जो है दैट इज 0.14 kg
Initial temperature 20 degrees Celsius, final temperature 23 degrees Celsius, and specific heat capacity 0.386 into 10 to the power 3 joule per kg per Kelvin, राइट। यहाँ पे एल्यूमिनियम स्फीयर क्या करेगा, हीट लूज करेगा। ये क्या करेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा, और ये भी क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost heat lost is by aluminum sphere will be same as heat gained by water and calorimeter। तो यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर हो जाएगा m1 s1 delta t1 will be heat gained by water m2 s2 delta t2 plus heat gained by calorimeter m3 s3 delta t3। mass of aluminum sphere 0.047। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 23 दैट इज 77 इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर 0.25, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.186 10 to the power 3, चेंज इन टेम्परेचर 23 माइनस 20 मतलब 3 प्लस mass of calorimeter 0.14, specific heat capacity of calorimeter 0.386 10 to the power 3, change in temperature 23 minus 20 that is 3। ठीक है, अब इसको अपने सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3.1395 into 10 to the power 3 plus 0.16212 into 10 to the power 3। 10 to the power 3 कॉमन निकल जाएगा और 3.1395 प्लस 0.16212 इसका सम देखेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 3.30162 और ये आ जाएगा 3.619 इंटू S1। S1 हो जाएगा 3.30162 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 3.619। इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर अपने को मिलेगा 912.3 जूल पर केजी पर केल्विन और 0.912 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अपने ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर कैलकुलेट करके दे दिया। एग्जाम्पल 10.4 when 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.3 kg of water at 50 degree Celsius।
आइस जो है गर्म पानी में डाल रहे हैं विच इज एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर। द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। ये रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जाना है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब यहाँ पे पहले देखेंगे क्या क्या होगा। हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर 50 टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो है वो हीट गेन करेगा और जो वाटर है वो हीट लूज करेगा। ठीक है। अब जो आइस टेम्परेचर हीट जो हीट गेन करेगा वो दो तरीके से यूटिलाइज होगी। ये टेम्परेचर एक तो आइस को मेल्ट करेगा, यहाँ पे आइस की मेल्टिंग होगी जो कि होती है 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। और फिर उसका टेम्परेचर 0 टू 6.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी यूज हो रही है। टेम्परेचर राइज करने में यूज हो रही है 0 टू 6.7 डिग्री सेल्सियस। बराबर। तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे। हीट लॉस्ट इज सेम एज हीट गेन्ड। बराबर। यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय वाटर एंड हीट इज बीइंग गेन्ड बाय आइस। अब ये जो आइस है ये हीट एनर्जी को दो तरीके से यूज करेगी। एक तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब मेल्टिंग के लिए। दूसरा टेम्परेचर राइज करने के लिए। बराबर। अब हीट लॉस्ट बाय वाटर Q1, Q2, Q3 बोल देते हैं इसको। Q1 हो जाएगा, यहाँ पे पानी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो ये होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। M1 S1 डेल्टा T1 इस चेंज इन टेम्परेचर। ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर 0.3 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, पानी पहले 50 डिग्री पे था अब फाइनली 6.7 पे आ रहा है। ये हो गया हीट लॉस्ट बाय वाटर। अब यहाँ पे हीट गेन्ड में पहले जो हीट एनर्जी मेल्टिंग के लिए यूज होगी वहां पे लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगी Q2 M1 L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बराबर। मास ऑफ आइस कितना है 0.15 और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपने को कैलकुलेट करना है। अब Q3 is the heat energy used to rise the temperature of ice from 0 to 6.7। तो ये हो जाएगा मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर। मास ऑफ आइस कितना है 0.15, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186। टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 टू 6.7, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 6.7। अब इन तीनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में। 0.34186 into 50 minus 6.7 equals to 0.15 latent heat of fusion plus 0.15
4186 इंटू 6.7। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15। रीअरेंज कर रही हूँ इक्वेशन को, राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड सेट करके लिख रहे हैं और ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4206.93 इक्वल्स टू 54376.14 बराबर 0.15 LF इक्वल्स टू 54376.14 माइनस 4206.93। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 50169.21 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ 0.15 डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली विल कम 33446 जूल पर केजी। ये अपने ने निकाला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। चलो बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस, कन्वर्ट करना है 3 kg ऑफ आइस which is at -12 degree Celsius temperature kept in calorimeter to steam। आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है -12 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक at atmospheric pressure, given that specific heat capacity of ice 2100 joule per kg, specific heat capacity of water 4186 joule per kg per Kelvin, latent heat of fusion of ice 3.35 into 10 to the power 5 joule per kg, and latent heat of steam 2.256 into 10 to the power 6 joule per kg। अब यहाँ पे देखो बेटा अपने को थ्री kg आइस जो कि -12 डिग्री सेल्सियस पे था उसको कन्वर्ट करना है 3 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। 3 kg ऑफ आइस है इनिशियली। अब यहाँ पे देखो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। 3 kg ऑफ आइस जो है पहले -12 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको हीट एनर्जी देके 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा। पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर आइस मेल्ट होगा लिक्विड में बराबर। 3 kg ऑफ आइस आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर स्टिल विल गेट सम अमाउंट ऑफ हीट और वहां पे होगा चेंज ऑफ स्टेट जहां पे 3 kg ऑफ आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और यहाँ चेंज ऑफ स्टेट होगा तो वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये पानी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आया उसके बाद ये स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ये अपना हो जाएगा 3 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में होगा। अपने को टोटल हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है। टोटल हीट एनर्जी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। स्टेप वाइज जाते हैं।
Q1 में क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। जहां पे भी राइज इन टेम्परेचर होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहां पे Q हो जाएगा अपना MS डेल्टा T, ये फॉर्मूला लगेगा। और जहां पे भी चेंज ऑफ स्टेट होगा वहां पे लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, Q इक्वल्स टू ML। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 में आइस जो है -12 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो Q1 हो जाएगा मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर। -12 से 0 हो रहा है। मास ऑफ आइस 3 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया है 2100, और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री जितना। ठीक है, तो ये Q1 कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग 75,600 जूल। नाउ Q2 कैलकुलेट करेंगे। Q2 में क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, बराबर। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, Q2 हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है अपने को, मास जो है वो 3 kg है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.35 इंटू 10⁵। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1005000 जूल। Q3, Q3 अब क्या होगा, वाटर है, देखो 3 kg ऑफ वाटर 0 से 100 जा रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो फॉर्मूला विल बी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेंगे यहाँ पे इनटू चेंज इन टेम्परेचर। 3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 84186। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री पे आ रहा है 0 से, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग 1255800 जूल। नाउ Q4 में अगेन वाटर अब 100 डिग्री पे आ गया, अब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, बराबर। मास जो है वो 3 है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है 2.256 इंटू 10⁶। 256 इंटू 10⁶। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6768000 जूल। ये अपने ने चारों स्टेप्स में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड निकाल दी, तो टोटल हीट एनर्जी हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 is 75600 प्लस 1005 प्लस Q3 800 प्लस Q4, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 9104400। So total energy required will be, heat energy required will be 9.1 into 10⁶ जूल। 3 kg आइस को 3 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए this will be the amount of heat energy required. Example 10.6, what is temperature of steel copper junction in the steady state
of the system shown in the figure. Length of the steel rod 10 centimeter. Temperature of furnace 300 degrees Celsius. Temperature of other end 0 degrees Celsius. The area of cross section of steel is twice that of copper rod. Thermal conductivity of steel मतलब K 50.2 joule per meter per second per Kelvin, and of copper thermal conductivity of copper is 385 joule per meter per second per Kelvin. राइट अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन. ये स्टील कॉपर जंक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है. बराबर. यहाँ पे स्टील का जो ये फर्स्ट एंड है इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस. जंक्शन पे टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है. और कॉपर है, कॉपर का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड टू आइस बॉक्स और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. बराबर. अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कॉपर. बराबर. फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो by the steel will be same as rate of heat flow to the copper. ये क्या है, rate of heat flow from the steel to the rate of heat flow to the copper. अब rate of heat flow क्या होता है, from the equation of conduction of heat K area of steel change in temperature. यहाँ पे change in temperature कितना है 300 to T हो रहा है upon length of steel rod equals to ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T to 0 अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर रॉड. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील गिवन है 50.2. एरिया ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कॉपर 300 minus T. लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 15 सेंटीमीटर मतलब 15 into 10 to the power minus 2 equals to thermal conductivity of copper 385 area of copper T minus 0. Length of copper rod is 10 centimeter मतलब 10 into 10 to the power minus 2 मीटर. ये कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर. विल डू द रेस्ट कैलकुलेशन. 50.2 into 2 100.4 300 minus T upon 15 385 T minus 0 upon 10.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1004 माइनस टी, यहाँ 15 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 385 इंटू 15, 5775 टी। 300 इंटू 1004, ये हो जाएगा 301200 माइनस 1004 टी, 5775 प्लस 1004 टाइम्स टी, तो टेम्परेचर आ जाएगा अपना 301 200 डिवाइड बाय, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6779। Therefore, the temperature at the junction will be 44.4 degree Celsius. एग्जाम्पल 10.7 देखेंगे। एन आयरन बार, आयरन का बार है, लेंथ 0.1 मीटर, एरिया 0.02 मीटर स्क्वेयर, थर्मल कंडक्टिविटी 79 दी हुई है, एंड अ ब्रास बार जिसका लेंथ 0.1 मीटर, एरिया गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, आर सोल्डर्ड एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। इन दोनों को ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया। द फ्री एंड्स ऑफ आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 373 केल्विन एंड 273 केल्विन। आयरन और ब्रास का जो फ्री एंड्स का टेम्परेचर है वो गिवन है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन for an expression and hence compute the temperature of junction of the two bars। ये जंक्शन पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, सपोज दैट इज टी। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। इन दोनों की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है पूरे कंपाउंड की मिला के, ठीक है। द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, ये कंपाउंड बार का हीट करंट कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग से देखेंगे। फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एट द जंक्शन। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम आयरन will be same as the rate of heat flow to the brass। बराबर। अब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, K1 A1 डेल्टा टी अपॉन L1, K2 A2 डेल्टा T2 upon L2। Here see L1 is same as L2 which is 0.1 meter, A1 is same as A2 0.02 meter square। बराबर। A1 is same as A2, L1 is same as L2, तो ये कैंसिल हो जाना है। बचेगा क्या, K1 डेल्टा T, यहाँ पे हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, T1 टू T, T1 माइनस T इक्वल्स टू K2 T माइनस T2।
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन 79, 373 minus T. Thermal conductivity of brass 109. T minus finally comes to at temperature 273. अब इसको कैलकुलेट करेंगे 79 इंटू 373, ये आएगा 29467 माइनस 79T, 109T minus 273 into 109, we'll be getting this much. अब T वाले टर्म्स एक तरफ कर देंगे सेट, 29467 प्लस 29757 109T प्लस 79T. कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये T इंटू 188, 109 प्लस 79 equals to the sum will be 59,224. तो ये T, so the temperature at the junction will be 315.02 केल्विन. यहाँ देखो गिवन टेम्परेचर्स केल्विन में थे तो हमने भी कन्वर्ट नहीं किए, तो अपना आंसर जो है फाइनल टेम्परेचर एट द जंक्शन आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा. नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बार. ये जो कंपाउंड बना उसका थर्मल कंडक्टिविटी, जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है K, वो क्या हो जाएगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है. अब देखो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन KA, L1 अपॉन K1 A1. थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ब्रास L2 अपॉन K2 A2. इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, जहां पे लेंथ टोटल लेंथ ले लोगे, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 लेंथ है आयरन का और L1 इज सेम एज L2, तो L प्लस L 2L, 2L अपॉन K इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया, एरिया दोनों का ही सेम है. ये हुआ अपना इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे दोनों जो है रेजिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आयरन प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ब्रास. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2L अपॉन KA, L1 equals to L2 equals to L, A1 equals to A2 equals to A ही डायरेक्टली पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन K1 A प्लस L अपॉन K2 A. ये L जो है पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाना है. द रिमेनिंग थिंग्स विल बी 2 अपॉन K, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, K1 K2, K1 प्लस K2, K by 2, K1 K2 upon K1 plus K2. So equivalent thermal conductivity will be twice of K1 K2 upon K1 plus K2. Substitute the values. K1 दिया हुआ है 71 79 और K2 thermal conductivity of brass 109.
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 17,222 मिलेगा। K1 और K2 का सम 188। देयरफॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड आएगा 91.6। बराबर। थर्ड अपने से पूछा है द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड बार का हीट करंट इज रेट ऑफ हीट फ्लो ओनली। ठीक है, तो ये आएगा हीट करंट H इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी फॉर द कंपाउंड बार, पूरे कंपाउंड बार का। तो ये हो जाता है अपना के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी भी दोनों पूरे कंपाउंड का लेंगे, एरिया तो दोनों का सेम है, और लेंथ भी पूरे बार का लेंगे, पूरे कंपाउंड बार का। तो थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 91.6, एरिया 0.02, चेंज इन टेम्परेचर वो हो जाएगा T1 माइनस T2, दोनों फ्री एंड्स के बीच में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है। तो दिस विल बी 373 minus 273 upon total length of the bar, that is 2L. 2 into length is 0.1 मीटर। कैलकुलेट करेंगे 91.6 0.02 into 100 अपॉन 2, और ये 0.1 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, दिस विल बी 0.01। तो ये आ जाएगा 91.6 into 10 to the power -2 एंड +3, तो ये हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा 91.6, ये आएगा अपना हीट करंट। एग्जाम्पल 10.8, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। यहाँ क्या दिया है, अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में वो ठंडा हो रहा है, कहाँ कितने टेम्परेचर से 94 डिग्री से 86 डिग्री तक। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग, मतलब अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री टू 69 डिग्री सेल्सियस। जो एक पैन है वो 94 डिग्री से 86 डिग्री हो रहा है, टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम में, 2 मिनट में। तो अपने को टाइम निकालना है टू गेट इट कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस में। ये जो टाइम लेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे अपने पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, rate of loss of heat is directly proportional to change in temperature। पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर उसको क्वेश्चन पे अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के
चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, बराबर। अब यहाँ पे इसको अपने थोड़ा सिंपली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एम एस डेल्टा टी, बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस एम एस मास, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, अपॉन डी टी ले लेंगे टाइम इंटरवल, बराबर, इक्वल्स टू के डेल्टा टी। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, बराबर। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन we'll solve the given problem। अब यहाँ देखो, अपने को पहले जो है फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम 94 टू 86, 94 माइनस 86, मतलब 8 डिग्री देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। कितने टाइम में? 2 मिनट में। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 सेकेंड, 120 सेकेंड में, राइट। वहां पे ऑन द राइट हैंड साइड एवरेज टेम्परेचर चाहिए। एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाई 2, दैट इज 94 प्लस 86 डिवाइड बाय 2। तो अपना एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज रूम टेम्परेचर विच इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये डिटेल्स अपने गिवन एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे, तो अपना इक्वेशन सेट होगा माइनस एम एस डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर 8 डिग्री अपॉन टाइम इंटरवल 120 सेकेंड, 120 के कांस्टेंट है, एवरेज टेम्परेचर 90 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, तो ये आया 15 माइनस एम एस अपॉन 15 इक्वल्स टू 90 माइनस 20 70 के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेचर 71 से 69 होगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा? तो फॉर द सेकेंड केस चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है? डेल्टा टी T2 माइनस T1 माइनस T2, ये अपने को देखना है 71 माइनस 69, 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, जिसके लिए टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 71 प्लस 69 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। We'll put up the given things in the equation minus ms change in temperature 2 डिग्री अपॉन टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू के एवरेज टेम्परेचर 70 माइनस सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 20, तो इक्वेशन आएगा ms2 अपॉन डेल्टा टी 50 के, 70 माइनस 20 इज 50, ये अपने को मिला सेकेंड इक्वेशन। सी फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करना है डेल्टा टी। विल डिवाइड द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2,
minus ms upon 15 divided by minus ms into 2 divided by delta t equals to 70k upon 50k. k cancelled, ये ms cancelled, माइनस माइनस प्लस, डेल्टा टी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 15 नीचे इंटू 2, 0 कैंसल्ड, 7 अपॉन 5. डेल्टा टी इक्वल्स टू 7 इंटू 30 डिवाइड बाय 5, 6 तो टाइम इंटरवल आ जाएगा 7 6 42 सेकेंड. 42 seconds में टेम्परेचर will decrease by 2 degree Celsius.